मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो उत्तर मध्यकालीन इतिहास में भी मुगल वंश आता है या उन्हीं का शासन जाया जाता है। उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत source of later medieval Indian history। उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत सोर्स ऑफ लेटर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। उत्तर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उस इतिहास को जैसे हम पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ा था उसमें देखा था कि जिस प्रकार से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण थे, उसी प्रकार से इस समय भी हम तीन रूपों में अध्ययन करते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, इन तीन रूपों में ही हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इस काल में फारसी और अरबी भाषा में ज्यादातर इतिहास लिखे गए, ज्यादातर साहित्य लिखे गए। लेकिन दूसरे प्रकार के ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जो हिंदी और संस्कृत और लोक भाषाओं में भी साहित्य लिखे गए, उससे भी हमें उस समय के इतिहास को जानने में जानकारी मिलती है। अरबी और फारसी धर्म के जो भाषा में जो साहित्य लिखे गए उस साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां भी हैं। अरबी और फारसी साहित्य की जो किताबें लिखी गई उन किताबों में जो लेखन कार्य किया करते थे, जो लेखक हुआ करते थे, वो लेखक कवि केवल लेखन कार्य का ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि वो राज दरबार में भी रहते थे, राजा के आश्रय में रह करके उनकी प्रशंसा में लिखते थे। इसलिए उस समय की कवि को, उस समय के साहित्य को बहुत बड़ी कमी यह है कि यह निष्पक्ष नहीं है, बहुत पक्षपातपूर्ण है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इतिहासकारों ने उसका अध्ययन करके इतिहास को लिखने का प्रयत्न किया। क्योंकि उस समय जैसे अकबरनामा था, अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के इतना तारीफ किया है उसमें जिसका कोई सीमा नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से हाइपरबोल है, पूरी तरह से अलंकार से परिपूर्ण है। उस इतिहास में हम विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी युद्ध हो, चाहे उसकी वीरता की बखान हो, अकबर की अबुल फजल ने बहुत बढ़ चढ़ कर किया हुआ। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिसको राजदरबार में आश्रयदाता ने लिखा है, आश्रयदाता कवियों ने गाया है, लिखा है, उस पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उस समय के इतिहास को जानने में हमें काफी मदद करता है उस समय का इतिहास। तो उसकी सावधानी के साथ अगर हम अध्ययन करें तो साहित्यों में अगर हम बात करें तो पहला साहित्य जो आता है तुज़ुक-ए-बाबरी आता है। तुज़ुक-ए-बाबरी, तुज़ुक-ए-बाबरी
इसको बाबर ने लिखा। बाबर बाबर स्वयं इसको लिखे, इसने लिखा स्वयं बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर एक योग्य था, एक बहुत ही विद्वान इंसान, पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी था। उसने बाबर तजुके बाबरी, बाबरनामा जिसको कहते हैं, तजुके बाबरी कहते हैं, तजुके बाबरी बाबरनामा बाबर ने लिखा। और बाबर के समय के इतिहास को जानने में इस पुस्तक का बहुत मदद देता है। अगला अगर देखें, दूसरा अगर देखें, तजुके बाबरी का हुमायूं नाम, हुमायूं नाम, इसकी लेखिका हुमायूं नामा हुमायूं के इतिहास के बारे में बताता है, उसके शासनकाल के विषय में बताता है। और उसका जो रचना किया या शुरुआत जो रचना की गई थी वह थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। और मजे की बात यह है कि गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, इसकी सिस्टर थी। और इसीलिए गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं का हुमायूंनामा लिखा, उसके जीवन वृत्त के बारे में लिखा। और पूरा करने का जो काम किया खाबंद मीर ने किया। इसको पूरा करने का कार्य खाबंद मीर ने इसको पूरा किया। गुलबदन बेगम ने इसको लिखना प्रारंभ किया, खाबंद मीर ने इसको पूरा किया। अगला अगर हम तो साहित्य देखें उस समय का, जो उस समय इतिहास को जानने में हमें काफी मदद देता है, काफी हमारा सहायता करता है, वह तारीख शेरशाही। तीसरा तारीख ए शेरशाही। हुमायूं और अकबर के बीच में एक सूरी वंश का शासक आया जिसको शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया, जीटी रोड का निर्माण किया। वह तारीखी शेरशाही, उसके जीवन वृत्त, उसके साम्राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है इस लेखन में। उसके इतिहास का बहुत ही व्यापक ज्ञान हमें प्राप्त होता है तारीख शेरशाही में, जो कि मुगल वंश का तो नहीं था, सूरी वंश का था, लेकिन जिसने मुगल वंश के बीच में, या ये कह सकते हैं कि हुमायूं और अकबर के बीच में एक बहुत बड़े गैप में 15 साल तक कम से कम शासन उसने किया। इसके बाद तारीख शेरशाही के बाद तबकात के बाबरी इसको शेख जैनुद्दीन, शेख जैनुद्दीन, इसका लेखक शेख जैनुद्दीन था। तबकात के बाबरी बाबर का जीवन वृत्त है, बाबर के इतिहास के बारे में, बाबर के शासनकाल, बाबर की उपलब्धियों के बारे में इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है। तबकात के बाबरी के बाद अकबरनामा, अकबरनामा या ये कह सकते हैं आईने अकबरी, अकबरनामा, और दूसरा आईने अकबरी। इन दोनों का लेखक किसका अकबरनामा और आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। अबुल फजल वही अबुल फजल है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न, जिसमें आप बहुत सारे जानते होंगे, अबुल फजल,
तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला गोपी आजाद, 9 लोग थे इसमें कुल। उसी में अबुल फजल बिहार पूर्व विद्वान था, उसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा। अकबरनामा और आईने अकबरी ये दोनों जो है वह अबुल फजल की कृति तो है, लेकिन इसमें जो है इतिहास में एक सत्यता पे आधारित नहीं है, सच्चाई पर। कारण ये आईने अकबरी और अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर की तारीफ में बहुत बड़ा लिखा है, इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। अकबर इसके बाद तुजू के बाबरी और बहुत सारे साहित्य हैं, इसमें तुजू के बाबरी या तुजू के जहांगीर का अपना लिखा हुआ इतिहास था। जहांगीर ने स्वयं उसको उसकी लेखन कला थी। तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी और इकबालनामा, तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीरी, तुजू के बाबरी, इकबालनामा, इस तरह के ग्रंथ भी थे जो कि मुगल वंश में लिखे गए और अरबी फारसी के बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ थे जो कि उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह, औरंगजेब तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जो कि उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। अब उस समय केवल अरबी और फारसी साहित्य नहीं लिखे गए, उस समय अरबी फारसी के साहित्य के साथ साथ हिंदी के भी साहित्य लिखे गए। उसी समय में सूरदास, तुलसीदास आदि जैसे हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हुए, प्रख्यात विद्वान हुए, जिन लोगों ने उस समय भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जैसे सूरदास ने सुरसागर लिखा, सुरसरावली लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। हालांकि ये सब आध्यात्मिक है, ये सब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उस समय के इतिहास को जानने में हमारी मदद मिलती है। सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, रसखान, ये सारे उस समय कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे हिंदी साहित्य के, जिन्होंने लिखा और उनके इतिहास को पढ़ करके हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम लोगों ने इन चीजों का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करें तो उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास में मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला और वास्तुकला। फिर से बताता हूं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और संगीत कला का विकास चरम उत्कर्ष पर था। इसका कारण था कि उत्तर भारत, मध्यकालीन भारत के जो भी शासक हुए, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो भी शासक हुए, औरंगजेब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाबर से लेकर के शाहजहां तक जो शासक हुए, वे सारे चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। बाबर के समय, अकबर के समय में मैंने बताया कि अकबर स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था, तो और वह उसने संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखता था। और उसी के समय तानसेन उसी के दरबार में नवरत्नों में से एक था। और शाहजहां का ताजमहल कोई नहीं भूल सकता। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ताजमहल, जोधाबाई का पंचतंत्र, दीवाने आम, दीवाने खास, सिकंदरा का मकबरा, बाबर का मकबरा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, और इसी प्रकार से दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बहुत सारी इमारत या वास्तुकला के क्षेत्र में इतने ज्यादा खूबसूरत इमारतें बनी जो कि उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक अलग पहचान देती है। तो पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो उस समय चरम उत्कर्ष पर विकास हुआ।
उस समय के इतिहास को जानने में हमारी काफी मदद होती है, चाहे वह लाल किला हो, आगरा का लाल किला हो, दिल्ली का लाल किला हो, या फिर ताजमहल हो, दीवाने आम हो, दीवाने खास हो। इन सारे चीजों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तीसरा हमने बताया था विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। उत्तर मध्यकालीन में विदेशी यात्री क्या है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हॉकिंस और टॉमस वो थे। हॉकिंस जो कि 1608 ईस्वी में भारत आया, और टॉमस वो जो 1615 में भारत आया। हॉकिंस 1608 में, टॉमस वो 1615 में भारत में आया। और इस तरह से उन लोगों ने भी उस समय के इतिहास को काफी अच्छे तरीके से अपने पुस्तकों में लिखा और एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया। हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। जहांगीर जो सलीम के नाम से जाना था, जो अकबर का पुत्र था, अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर के समय में हॉकिंस आता है, और शाहजहां के समय में टॉमस वो आता है। और ये दोनों ने जो भारत के इतिहास के बारे में बताया वो लिखती है। इस तरह से उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे, या भारत के मध्यकालीन भारत इतिहास के जो स्रोत थे, जिसको दो भागों में बांटा गया, पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत और उत्तर मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत, इन दोनों को हम लोगों ने विस्तृत रूप में व्याख्या की और हम लोगों ने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल से। धन्यवाद।